हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं PIQ फॉर्म के बारे में जो SSB में भरवाया जाता है उसकी कंप्लीट डिटेल। अगर आपको 5 दिन के पूरे SSB के प्रोसेस के बारे में जानना है तो यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। Let's get started with this positive note. Your excuses are just the lies your fears have sold you by Robin Sharma. So stop giving excuses and work hard. Let's get started. What is PIQ? PIQ is Personal Information Questionnaire. ये आपको डे 1 पे दिया जाता है। जैसे ही आप स्क्रीन इन हो जाते हैं उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं एंड आप 2 से 3 कॉपीज इस पर्टिकुलर फॉर्म के भरते हैं। इस पर्टिकुलर फॉर्म में आपसे बेसिक डिटेल्स पूछे जाते हैं और ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है ये इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो इट क्रिएट्स द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द कैंडिडेट ऑन द असेसर्स। फॉर्म फिल करने से पहले देखते हैं कुछ टॉप टिप्स क्या है। फर्स्ट, आप ब्लू पेन यूज़ करिए। सेकेंड, अवॉइड ओवर राइटिंग। थर्ड, आपने बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है PIQ फॉर्म फिल करते हुए। आप SSB जाने से पहले PIQ फॉर्म की एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइए। आपने क्लीन और नीट हैंड राइटिंग यूज़ करनी है और जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे आप एक सीक्वेंस में फिल करेंगे। लेट्स सी हाउ टू फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म। दिस इज़ पेज नंबर 1। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट एंट्री। ये है पहला आपका एंट्री। इसमें आपका सिलेक्शन बोर्ड, बैच नंबर, ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपके जो भी इंस्ट्रक्टर होंगे यहाँ वहाँ पे वो आपको प्रोवाइड करेंगे और ये वाला जो पर्टिकुलर डिटेल है ये आपने फिल करना है। आप अगर NDA, FCAT, CDS जिस भी एग्जाम के थ्रू जा रहे हैं तो आपका एक रोल नंबर होगा आपके एडमिट कार्ड में, वो रोल नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट इज नेम इन कैपिटल लेटर्स, यू कैन फिल दैट। नेक्स्ट फादर्स नेम, आप वो फिल कर दीजिए। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, यानी कि जहाँ पे आपने जिस जगह पे आपने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है वो आपने यहाँ पे फिल करना है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। ना प्लेस का नाम, कॉमा डिस्ट्रिक्ट का नाम, कॉमा स्टेट का नाम और ब्रैकेट में आप अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन लिखेंगे। ओके, प्रेजेंट रेजिडेंस जो है इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द मैक्सिमम और वो सेम भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप फिल कर दीजिए प्रेजेंट रेजिडेंस एंड परमानेंट रेजिडेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉलम इज ये जो पर्टिकुलर आपका डिस्ट्रिक्ट है वो हेडक्वार्टर है या नहीं है, तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि ये जो सारी डिटेल्स आप फिल करते हैं ये प्रॉपरली अलाइंड होनी चाहिए, यानी कि ये आप लाइन देखिए, इस लाइन से अलाइन होनी चाहिए सो दैट इट लुक्स नीट एंड यू लुक लाइक एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे आपको सिंपल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, यू कैन फिल दैट। रिलीजन, कैटेगरी, योर मदर टंग, डेट ऑफ बर्थ, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपके पेरेंट्स अलाइव हैं या नहीं हैं। अकॉर्डिंगली यू कैन फिल। अगर आपके पेरेंट्स अलाइव हैं प्लीज़ टिक ऑन येस एंड यहाँ पे आप लिख भी दीजिए येस। अगर वो अलाइव नहीं है तो यू कैन राइट नो। इफ़ यू आर राइटिंग नो देन यू हैव टू मेंशन कि जब उनकी डेथ हुई थी तब आपकी एज क्या थी। सपोज योर एज वॉज 15, प्लीज़ मेंशन इट ओवर हियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे आपको अपने फैमिली के एजुकेशन डिटेल्स फिल करने हैं। फर्स्ट इज फादर। अब अगर आपके फादर ने जैसे 12th पास करा है, देन ग्रेजुएशन करा है, देन पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, तो जो उनका हाईएस्ट आपका उनका डिग्री है, जो उनका हाईएस्ट अचीवमेंट है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए BA। ऑक्यूपेशन जो भी है यू कैन फिल इट ओवर हियर और उनका इनकम डाल दीजिए। नेक्स्ट इज़ योर मदर्स। अगर मदर के डिटेल्स में अगर मदर 10th पास है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप 10th पास लिख दीजिए। ऑक्यूपेशन, इफ़ शी डजंट डू एनी जॉब, अगर वो घर पे हैं, हाउस वाइफ हैं, तो यू कैन राइट होम मेकर और इनकम में आप निल लिख सकते हैं या नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज आपके गार्जियन के डिटेल्स। अगर आपके पेरेंट्स अलाइव हैं तो आपको गार्जियन के डिटेल्स नहीं फिल करने हैं। ओके, आपके नेक्स्ट आपको अपने सिबलिंग्स के बारे में बताना है। से फॉर एग्जांपल यू जस्ट हैव वन यंगर ब्रदर, तो आप कहाँ पे फिल करेंगे, ये जो यंगर ब्रदर का कॉलम है यहाँ पे आप टिक करेंगे, उसका एजुकेशन लिखेंगे, ऑक्यूपेशन लिखेंगे एंड इनकम लिखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपने अपने एजुकेशनल डिटेल्स डालने हैं। इन द 10th क्लास के डिटेल्स डालने हैं, देन 12th के डिटेल डालने हैं, देन ग्रेजुएशन के डिटेल्स डालने हैं। ओके, तो इन द फर्स्ट थिंग आपने स्कूल का पूरा नाम लिखना है, जो भी बोर्ड है CBSE, RBSE और ICSE आप वो फिल करेंगे। CBSE। अब जो ईयर आप फिल करेंगे
दिस इज़ द ईयर ऑफ पासिंग आउट ईयर, तो 2010 में आपने 10th पास करी है, तो यू विल राइट 2010, देन राइट योर मार्क्स, देन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज। उसके बाद आपने डिटेल भरनी है, डे स्कॉलर थे आप 10th में या बोर्डर थे। डे स्कॉलर मतलब आप घर पे रहते थे और स्कूल जाते थे, बोर्डर मतलब यू वर स्टेइंग इन ए हॉस्टल। इसके बाद 10th क्लास में आपके जो भी अचीवमेंट थे वो आपने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स में लिखने हैं। ओके, यू वर ए स्कूल टॉपर और ए डिस्ट्रिक्ट टॉपर, वट एवर इट इज़, यू हैव टू राइट दैट। सिमिलरली 12th के डिटेल्स। ठीक है, अगर आप अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप ईयर में क्या ईयर का राइट आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर यू विल राइट दैट यू आर अपीयरिंग। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पेज में आप थोड़ा जूम करते हैं, इसमें जो 8th एंट्री है उसमें आपने अपनी एज लिखनी है। जिस भी मंथ में आप एसएसबी देने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर मंथ में आपकी एज एग्जैक्टली कितनी है, यू कैन राइट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। ओके, हाइट आप लिखेंगे अपनी मीटर्स में एंड वेट आप लिखेंगे अपना केजीज में। उसके बाद 9th एंट्री आपने अपनी प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल मंथली इनकम के बारे में बताना है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर यू, तो आप सिर्फ यहाँ पे लिख दीजिए कि आप स्टूडेंट हैं। बट इफ़ यू आर वर्किंग तो आपको अपनी यहाँ पे डिटेल दे देनी है कि ये मेरा डेजिग्नेशन है एंड दिस इज़ माई पर्टिकुलर इनकम। एंड जो नेक्स्ट वाली एंट्री है दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर दी एनसीसी कैंडिडेट्स। अगर आप एनसीसी कैंडिडेट नहीं हैं तो यू कैन जस्ट राइट नो ओवर हियर एंड आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। अगर आप एक एनसीसी कैंडिडेट हैं तो आपने पूरा डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर टोटल ट्रेनिंग क्या है, विंग क्या है, डिवीजन क्या है, सर्टिफिकेट कुछ अगर आपको ऑब्टेन हुआ है उस टाइम पे तो यू कैन गिव दोज डिटेल्स। नेक्स्ट इज़ अबाउट स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी में आपके जितने भी आपने स्पोर्ट्स खेले हैं, मे बी स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल या फिर लोकल लेवल पे खेले, आप सारे यहाँ पे डिटेल्स मेंशन कर दीजिए। सीक्वेंस लगा के आपने मेंशन करना है 1 2 3। अगर ये कम पड़ जाता है तो पेज के एंड में काफ़ी सारी ब्लैंक जगह होती है, वहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने वॉलीबॉल खेला हुआ है तो यू कैन मेंशन दोज डिटेल्स। वॉलीबॉल ओवर हियर, पीरियड ऑफ ड्यूरेशन, कितने कौन सी ईयर से लेके कौन सी ईयर तक आपने खेला है। एग्जाम्पल 2012 से लेकर 2018 तक खेला है। अगर आप अभी तक खेल रहे हैं तो यू कैन राइट 2012 से टिल डेट। और आपने जिस भी लेवल पे इस गेम को रिप्रेजेंट किया है, इंटर हाउस, इंटर स्कूल और नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, यू कैन मेंशन ओवर हियर। और इस पर्टिकुलर गेम में आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, कॉमा लगा के सारी अचीवमेंट्स आप एक ही लाइन में लिखिए। सिमिलरली अगर कोई ऐसा गेम है जो आपने रिप्रेजेंट नहीं किया है किसी लेवल पे, दैट ऑल्सो यू कैन मेंशन ओवर हियर, लाइक बैडमिंटन, बट यू हैव नॉट represented it at national level or international level or house or school, you can just write local. नेक्स्ट पर्टिकुलर कॉलम इज़ अबाउट हॉबीज़। हॉबीज़ वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी जो भी हॉबीज़ हैं 1 2 3 जितनी भी हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपकी हॉबीज़ है रीडिंग न्यूज़पेपर्स, पेंटिंग एंड फोटोग्राफी, you can mention those over here. Okay, so the next important entry is about your extracurricular activities that you have done in your school or your college. Okay, इस पे आप सारी डिटेल्स लिख सकते हैं। आपने किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया हो या फिर आपने किसी डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया हो या फिर पेंटिंग कंपटीशन और चार्ट मेकिंग और रंगोली कंपटीशन, ग्रुप डांस, ग्रुप सॉन्ग, एनीथिंग। आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल ओवर हियर ऑफ ग्रीन ओलंपियाड कि आपने ग्रीन ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया था। देन सेकेंडली आपको उसका ड्यूरेशन बताना है कि आपने कितने साल तक पार्टिसिपेट किया एंड देन इस पर्टिकुलर टास्क में, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में आपका अचीवमेंट क्या था। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एनसीसी, स्काउट, स्कूल, कॉलेज, जो भी किसी में भी अगर आपने कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होल्ड करी है तो प्लीज़ राइट इट ओवर हियर। एग्जाम्पल्स आई गिवन, क्लास मॉनिटर और हेड बॉय, हेड गर्ल, वॉलीबॉल टीम कैप्टन, या फिर आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा हो तो यू कैन राइट डिटेल्स अबाउट दैट ऑल्सो। Next is nature of commission, can be permanent or short service, whatever is applicable to your entry, please write that. Whatever is your choice of service, Army, Air Force, Navy, accordingly आप यहाँ पे लिख दीजिए choice of service. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ चांसेस अवेल फॉर कमीशन इन ऑल 3 सर्विसेज, यानी कि आप टोटल कितनी बार एसएसबी देने आ चुके हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो प्लीज़ राइट दैट नॉट एप्लीकेबल, ऐसे करके आप नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे लिख दीजिए कि यू आर ए फ्रेशर, आपके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। बट इफ़ यू आर नॉट ए फ्रेशर तो आप लिख दीजिए अगर आप एक बार एसएसबी आए हैं, से फॉर एग्जाम्पल, तो यू विल राइट ओवर हियर 1 कि आप एक बार एसएसबी दे चुके हैं एंड प्लीज़ गिव कंप्लीट डिटेल्स इन द बॉक्स गिवन बिलो लाइक दिस, सीरियल नंबर 1,
टाइप ऑफ एंट्री NDA, SSB नंबर एंड प्लेस भोपाल। अगर डेट आपको याद है वेल एंड गुड, नहीं याद है तो, अगर मंथ याद है तो यू कैन राइट दैट। चेस्ट नंबर, बैच नंबर इफ़ यू रिमेंबर, ओके, बट इफ़ यू डोंट रिमेंबर you can leave it blank. Okay, I hope the whole PIQ form is clear now. Now let us see what is the importance of this particular PIQ form. This particular PIQ form basically reflects your personality. ये PIQ फॉर्म देखने के बाद असेसर्स के दिमाग में एक वर्चुअल इमेज बनती है आपकी कि दिस इज़ द काइंड ऑफ कैंडिडेट आई एम गोइंग टू इंटरव्यू, और आई एम गोइंग टू टेस्ट इन GTO, और आई एम गोइंग टू टेक देयर टेस्ट इन साइक. ओके, now let's understand the importance of PIQ through an example. Whenever you go to buy a smartphone, हम क्या करते हैं, पहले उसके स्पेसिफिकेशंस चेक करते हैं. तो इस स्पेसिफिकेशंस में जो भी लिखा है कि इतना इनका स्क्रीन है, ये डिस्प्ले है, इतना रैम है, इतना रोम है, कैमरा क्वालिटी इतना पिक्सल है, बैटरी इतना टाइम चलेगा, ओके, इसको देखने के बाद हम अगर इम्प्रेस होते हैं तो हम इसको जाके देखने की इच्छा रखते हैं कि चलिए सेंटर पे जाते हैं, एक बार इसको चेक करते हैं. सिमिलर इज़ द केस विथ SSB. ये जो आपका स्पेसिफिकेशन वाला पेज है, दिस आई एम कॉलिंग एज PIQ. इस पे आप अब कुछ चीज़ें लिखते हैं जिन चीज़ों को असेसर्स खुद देखना चाहते हैं अपने जो 3 टेस्ट करवाएंगे. लेट अस सी हाउ. सी, दिस इज़ योर PIQ फॉर्म. नाउ हाउ आर दे गोइंग टू वेरीफाई कि कैंडिडेट ने जो डिटेल्स प्रोवाइड करी है PIQ में वो सही है या नहीं है. Okay, they are going to verify the claims made by the candidate in the PIQ form. First, in the psychology test through the TAT, WAT, SRT, whatever reactions you are giving कि वो सही है या नहीं है. Then in your GTO, आप कितना, अगर यहाँ पे आपने you have written कि you have been a team player, you have been an active person, but आप GTO में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, then obviously the claim is false. Similarly in interview में he is going to ask you various question. Definitely आपका जो interview होता है, most of the part of the interview is based on your PIQ, so you be very careful whatever you write in your PIQ. At the end you have to work on improving the product. if you want कि वो स्मार्टफोन कोई ख़रीदे तो वो स्पेसिफिकेशन में झूठ मूठ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट. यू हैव टू बी रियली ऑनेस्ट. अगर आपने स्पेसिफिकेशन में गलत चीज़ें लिख दी हैं और बाद में जब आप स्टोर पे जाके उस फ़ोन को देखेंगे कि यार वहाँ पे तो दे हैड रिटन कि कैमरा क्वालिटी ये है, बट व्हेन यू वेंट टू द स्टोर द कैमरा क्वालिटी इज़ डिफरेंट, ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू बाय इट. सो वट एवर यू आर राइटिंग इन PIQ दैट they are going to verify in the 5 days. So better you improve on your personality and then automatically your PIQ will improve. That's all for today. Thank you. Okay guys, thank you for watching the video. If you found this video helpful for your preparation, please hit the like button. And if you have any suggestions or any questions regarding SSB preparation, please feel free to put it in the comment box. Also, do not forget to subscribe to the channel to give a kickstart to your SSB preparation.